गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा जो विषय इकोनॉमिक्स है और आज हम लोग क्या है, अंतिम हमारा चैप्टर है इस बुक का। और जो हमारी बुक है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट कर लिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के। और इसी में हम लोग जो है चैप्टर जो आपका देखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा, कि भारत में हम खाद्य सुरक्षा की बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे और क्या उसकी व्यवस्था है। उन सारे व्यवस्थाओं को हम लोग आज अपने लेक्चर के माध्यम से उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा किस प्रकार की है और कैसे हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं और हम लोग किसके लिए खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे समक्ष जो सबसे पहली आपका चुनौती थी वो थी कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देने की, खाना देने की। और जब हम लोग आजाद हुए थे बच्चों, उस समय कुछ हमारे पास इतने जो थे वो आपका संसाधन नहीं थे, जो भी थे आपके सीमित थे। और हम लोगों को आपका प्रारंभिक टाइम जब था हमारा देश आजाद हुआ, हमें यूएस जैसे जो आपके देश हैं, हम लोगों को वहां उन पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हम लोगों को गेहूं वगैरह खाद्यान्न की जो आपकी चीजें थी वो हमको भेजते थे और उन्हीं की चीजों पर हम लोग अपना गुजारा करते थे। स्टार्टिंग का फेज बड़ा बहुत आपका कठिन रहा, क्योंकि हम लोग फूड जो आपकी सिक्योरिटी है, हम लोग उसमें क्या नहीं थे, पूरी तरह से आपका सफल नहीं थे। हमारे जो आपके नीति निर्माता थे, जो भी योजनाकार थे, उन लोगों ने क्या करा कि हमारी योजनाओं को इस प्रकार बनाए कि कम से कम खाद्यान्न के लिए तो आत्मनिर्भर हो सके, ताकि हमारे पास फूड सिक्योरिटी हो। भारत में कम से कम वहां इतना खाना हो कि हम लोगों को दूसरे बाप का देशों से हम लोग को खाना आयात ना करना पड़े, और हमारे पास इतना हो कि हम लोग सक्षम हो और हम लोग साथ में आपका इतना भी रिजर्व कर लें कि मान लीजिए अगर कोई आपदा आ भी जाए तो आने वाले 5-10 साल तक हमारी जनसंख्या को हम लोग खाना खिला सकें। ऐसी हमने व्यवस्था का प्रावधान किया। उस सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, उन सारी चीजों को जानेंगे और एक आपका व्यक्तिगत के तौर पर और साथ में जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, वो सब पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो आप इसको रिलेट करिए और अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि हम लोगों ने कैसी स्थिति के साथ वहां चीजें देखी हैं। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैप्टर को देखिए तो भारत में खाद्य सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। और इस खाद्य सुरक्षा में आपको बहुत स्पष्ट रूप से जो है आपको बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। देखिए, अवलोकन अगर हम लोग करें इस चैप्टर का तो अवलोकन के माध्यम से आपको क्या है, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो आपको दिखाई देंगी। क्लियर है बच्चों? उन बहुत सारी चीजों में आप इनमें देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। अच्छा, हम खाद्य सुरक्षा क्या मतलब है हमारे सामने, कि जितने भी हमारे पास सारे लोग हैं, हम लोग क्या कर सकें, उनको जितने भी खाने की सुरक्षा है, हम लोग खाद्य सुरक्षा क्या करवा सकें बच्चों, उनको हम लोग उपलब्ध करा सकें। क्या करा सकें? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध करा सकें, पहुंच और आपको प्राप्त कराने हम लोग समर्थ हों, तो हम कहेंगे कि हम लोग खाद्य सुरक्षित हैं। यानी कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध, पहुंच और उसको प्राप्त कराने में समर्थन। उपलब्धता मतलब हमारे पास हो, पहुंच मतलब हम गरीब का एक न्यूनतम तबका, एक गरीब व्यक्ति भी खाने को प्राप्त कर सके और वो उसको प्राप्त करने के लिए सामर्थ हो, ऐसा हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि खाना हमारे पास रखा हुआ है और एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, वो खाना खरीद ही नहीं सकता, भोजन को खरीद नहीं सकता, खाद्यान्न को नहीं खरीद सकता, तो ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करना है, भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्ति, हम पे इन पे कार्य करना है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावी होते हैं। कह रहे कि जब भी उत्पादन जो होता है अनाज का और जो उसके वितरण में अगर कोई आपकी समस्या आ रही है तो सहज क्या होता है कि जो भी आपके निर्धन परिवार हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पर है बच्चों? सार्वजनिक जो आपकी वितरण, जो आपकी प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं आपका पीडीएस सिस्टम,
शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपका निर्भर करती है। बच्चों किस पर डिपेंड करी ये सारी चीजें? गवर्नमेंट की जो भी कार्यवाही है उस कार्यवाही पर आपका निर्भर करती है। अगर देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेन चैप्टर की कि फूड सिक्योरिटी क्या है, लेकिन फूड सिक्योरिटी से पहले आपको पता लगा खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। क्लियर है? अब देखिए और इसमें एक चीज और समझिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझते हैं आप? जो भी आपके राशन की दुकान होती है, गल्ले की दुकान आम भाषा में कहूं, हर गांव में उपलब्ध होती है, शहर गली मोहल्ले में होती है, जिसमें क्या होता है आपको सब्सिडी रेट पर जो आपके देश के गरीब वर्ग हैं उन लोगों को क्या मिलता है? राशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? उन लोगों को राशन मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। देखिए अब हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। यानी कि जितने हम लोगों को सांस लेने के लिए, हाँ बच्चों, किसकी आवश्यकता होती है? आपकी वायु की आवश्यकता होती है, उतना ही क्या है हमारे जीवन के लिए क्या है? भोजन उतना ही आवश्यक है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है। 2 जून की मतलब 2 वक्त, 2 समय की रोटी पाना नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी व्यक्ति को अगर 2 वक्त का खाना खिला रहे हैं तो आप उसको फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उसको खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, बल्कि उससे अधिक कहीं है। कह रहे कि उससे कहीं अधिक है। कह रहे खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित आयाम है, और कह रहे कि जो आपकी फूड सिक्योरिटी है वो फूड सिक्योरिटी के बहुत सारे आयाम है। जैसे सबसे पहले देखिएगा खाद्य उपलब्धता का पर्याप्त देश में खाद्य उत्पादन। कह रहे हैं कि जो खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न उपलब्धता है, उसका तात्पर्य क्या है? देश में खाद्य उपलब्ध कि जो देश में जितना उपलब्ध खाद्यान्न है उसका तात्पर्य क्या है? देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से। यानी कि खाद्य उपलब्धता का सिंपल मतलब है कि आपके पास कितना, आपने सरकारी जो भंडार हैं उनमें आपने पिछले में कितना स्टॉक किया हुआ है, कितना आप लोगों ने उसको सुरक्षित रखा है। ठीक है, पहुंच का अर्थ समझिए कि हम लोग कहते हैं कि पहुंच कैसा है? प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। और हमारी क्या कोशिश है? देखिए हम लोग कुछ चीज जो आपको समझे थे कि खाद्यान्न का मतलब क्या है? उपलब्ध हो, पहुंच हो, सामर्थ्य हो। तो उन सारे पॉइंटों का एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पहुंच का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न मिले। सामर्थ्य का अर्थ समझिए, सामर्थ्य का कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। यानी कि लोगों के पास कम से कम ऐसा हो कि उन लोगों को अपना भोजन खरीदने के लिए उनके पास पैसा हो। किसी देश के खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी, देखिए हम लोग कब कहेंगे कि आपका फूड सिक्योरिटी है? जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो। कैसा हो बच्चों? जो आपका पर्याप्त खाद्यान्न कैसे हो? उपलब्ध हो। सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्तात्मक के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। और कैसा हो? कि सारी चीजों को वो आपका खरीदने के लिए उनके पास आपकी क्या हो? क्षमता हो। खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। कह रहे कि खाद्यान्न जो है उसमें कोई आपकी बाधा ना हो। अगर ऐसा मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि लोग कैसे हैं? सुरक्षित है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, यहाँ कुछ चीज ऐसा है कि जो कुछ आपको समझ ना आई हो अब तक, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं पाए हो। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा क्यों? आखिर में फूड सिक्योरिटी क्यों करें हम? अगर मैं आपसे पूछूं, हमें भोजन का स्टोर ही क्यों करना है? हमें सुरक्षा, हम लोगों को क्यों स्टॉक बनाने हैं? क्यों गवर्नमेंट स्टॉक बनाती? क्यों हम लोग जो हमारा खाद्यान्न उसको प्रिजर्व करते हैं? समझेंगे। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त होता है। कह रहे समाज का जो भी हर वर्ग है उस हर वर्ग में आप देखोगे वो क्या होता है? आपका हर वर्ग क्या होता है? हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होता है। परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल खराब होने के पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा है तो निर्धन रेखा से ऊपर के लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। कहां बच्चों?
निर्धनता की बात छोड़िए, जो आपके निर्धनता लाइन है वो छोड़िए, उसके नीचे के नहीं बल्कि ऊपर वाले भी लोग ऐसे हैं कि उन लोगों को जो खाद्यान्न है उससे असुरक्षित हो जाते हैं। कब? जब बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, या किसी मान लीजिए कोई क्षेत्र किसी राज्य में क्या हो जाए, आपदा पड़ जाए। उस आपदा की स्थिति में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होती है, आपकी जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उसमें आपकी थोड़ी सी जो है बच्चों, वो आपकी जो समस्या है वो आपकी आ जाती है। क्लियर है? आइए अगला पढ़ते हैं। थोड़ा सा बॉक्स हमको मिला है। कह रहे हैं कि 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव उपलब्धता। हम लोगों ने क्या बात 1970 में खाद्य सुरक्षा का क्या मीनिंग था कि आधारिक खाद्य पदार्थों को सदैव उपलब्ध कराना है। अमृत सेन, बच्चों ध्यान रखना है, भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं अमृत सेन। इनको अर्थशास्त्र में आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र अर्थशास्त्री हैं। कौन है? एकमात्र अर्थशास्त्री है, ध्यान रखिएगा। ने खाद्य सुरक्षा का एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। कह रहे कि लोगों तक कैसा हो, एक नया आयाम ऐड किया। उसमें क्या है कि लोगों तक जो खाद्य सुरक्षा पहुंचाई जा सके। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या समाज के रूप में उपलब्ध कराई गई न्यूनतम आपूर्ति के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं कि हम आपका किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। कह रहे जो खाद्य सुरक्षा है उसके अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में घोषणा की गई थी कि वैश्विक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए सभी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्यान्न पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा, पौष्टिक खाद्यान्न, तभी सभी लोग भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। कह रहे कि अगर हम लोग ऐसे कर लें कि जितना भी, चाहे आपका राष्ट्रीय लेवल पर हो चाहे आपका क्षेत्रीय लेवल पर हो, अगर हम लोग खाद्य सुरक्षा को तभी अस्तित्व मान सकते हैं जब एक्टिव और हमारा जो स्वस्थ जीवन होगा व्यतीत कर सकते हैं, तो जितना भी आहार संबंधी आपके जरूरतें हैं हम उनको क्या कर लेंगे, आपका पूरा कर लेंगे। तो ऐसा मान सकते हैं। खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। कह रहा आप चाहते हैं कि खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी गरीबी है उसको हमें दूर करना पड़ेगा। और आप इससे पहले चैप्टर में गरीबी एक चुनौती है वो आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो देखिए कैसे पहले केवल खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या था, लोगों को सदैव भोजन आपका उपलब्ध कराना था। लेकिन उसमें कुछ लोगों की जो हकदारी है वो भी सुनिश्चित करने वाले कौन थे, हमारे अर्थशास्त्री अमित सेन थे। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित होती है। कह रहे मान लीजिए कोई आपदा आपके देश में आ जाए, उस आपदा आने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि हम कैसे सुरक्षित और कैसे प्रभावित होगी, इसको थोड़ा सा हम लोगों को आपको देखना है कि हम लोग कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न उत्पादन के कुल उपज में गिरावट आती है। मान लीजिए भारत में किसी बस आपका सूखा पड़ जाए, सूखे का मतलब ये है कि आपकी वर्षा ना हो। क्लियर है? तो जो पैदावार है आज भी भारत में कम से कम 65% एग्रीकल्चर ऐसी है जो आज भी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य में कमी आती है। और कह रहे हैं कि जो इससे आपके प्रभावित क्षेत्र है यानी कि जिनमें ऐसे इफेक्ट होता है उनमें क्या होता है, खाद्यान्न की कमी होती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। और कह रहे हैं कि जो खाद्य की कमी जब आपके बाजार में होती है, जो उनका रेट होता है वस्तुओं का, वो कैसी होती है, आपकी बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न पदार्थ नहीं खरीद सकते। कह रहे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी हाई रेट पर जो चीजें हैं उनको नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो अधिक लंबे समय तक बनी रहती है। और कैसा बनी रहेगी, बहुत अधिक लंबे समय तक आपका बनी रहती है। तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। और क्या हो सकता है कि जो आपकी भूखमरी की स्थिति है वो पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। और कह रहे हैं कि अगर व्यापक आपका अकाल पड़ गया तो उससे क्या है, आपका जो भूखमरी है वो आपका बहुत बड़े लेवल पर क्या हो सकती है, वो आपकी हो सकती है और वो आ सकती है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने अवलोकन पढ़ा, क्लियर है। खाद्य सुरक्षा क्या पढ़ा है, लोगों को उपलब्ध कराना, पहुंच और आपका सामर्थ्य। खाद्य सुरक्षा क्यों करें, किस आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, उसकी डिमांड सप्लाई में क्या कमी आती है। 1970 के दशक में हम लोगों ने खाद्यान्न उपलब्धता का क्या अर्थ लिया, हम लोगों ने इस पेज में ये चीज पढ़ी और समझी। हमारे बच्चों, अगर इस पेज के अंतर्गत किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी पे का कोई आपका कंफ्यूजन हो, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना जो प्रश्न है, आप ये बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत होती है। कह रहे जब आपका अकाल पड़ता है तो उस समय क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर आपकी मौत होती है, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारी तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण होती है। कह रहे कि जब व्यक्ति को भूखमरी होगी, बेबस होकर उसको दूषित जल आपका पीना पड़ेगा, सला गला भोजन वगैरह एक्सेप्ट करेगा अपनी बॉडी में, तो उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, क्लियर है, महामारी आ सकती हैं, और उससे उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम बोलते हैं, जो आपके प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें क्या आएगी, आपका गिरावट आएगी। भारत में सबसे भयानक अकाल तब पड़ा था वर्ष 1943 में, बंगाल का अकाल। कह रहे कि भारत में 1943 का जो अकाल पड़ा था वो सबसे बड़ा व्यापक था। इस अकाल में बंगाल प्रांत के 30 लाख लोग मारे गए थे। बच्चों, कितने लोग मारे गए थे, आपको ध्यान देना, इस अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर ये सब चीजें हुई थी। क्या आपको मालूम है, बंगाल अकाल से पहले कौन लोग आपके प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि में खेतिहरी मजदूर, मछुआर, आपका परिवहन और अन्य अनियमित अधिक श्रमिक अधिक प्रभावित हुए। इस काल में सबसे अधिक वही मरे। कौन मरे? जो खेतिहर मजदूर थे, श्रमिक थे, परिवहन कर्मी थे, कहीं ना कहीं किसी के यहाँ बाप का लेबर के रूप में जो काम कर रहे थे, वो सब लोग क्या हुए, इसका आपका शिकार हुए। किसका? 1943 का जो अकाल आया था, उस अकाल का आपका शिकार हुए। तो बंगाल प्रांत में चावल की उपज आपको दिखाया कि कैसे चावल की उपज हुई थी, पहले कितना हो रही थी और 1903 में कितना हुई, आयात कितना करना, निर्यात और कुल उपलब्धता, ये हमको दिखाया गया। अब देखिए, कुछ ऐसे चित्र हैं जो आपके समक्ष आपको दिए गए हैं। इन चित्रों को एक बार देखिए कि जब गरीबी आप देखेंगे कि कुछ आपके गांव परिवार में, पास पड़ोस गांव में, या कोई आपके जानने वाले में से पर्सन होंगे कि आप देखेंगे उनका टूटा फूटा मकान होगा, जीवन जीना बड़ा कठिन होगा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके सामने पड़ती हैं। जैसे राहत केंद्र पर भूखमरी पीड़ित लोग, यानी कि राहत केंद्र खाने के लिए उनको, गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा समय। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़ जाते हुआ एक परिवार की, कैसे आप देखिए, बंगाल में चटगांव है, जब वहां अकाल पड़ा तो कैसे लोग आपके गांव छोड़कर एक से दूसरे देश जा रहे थे। आगे देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं, आप चित्र में देखेंगे ये बहुत सारे कुछ आपके कार्य हैं जो आपको सुझाए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे पहले चित्र में कौन सी आयु वर्ग दिख रहा है, क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिया गया परिवार गरीब है, क्यों, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए बच्चों। दूसरा हम बात करेंगे परियोजना कार्य। भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्र करें कि भारत में कब कब अकाल पड़ा है और क्या स्थिति रही है, कौन से राज्य में पड़ा है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ डाटा मिलता है तो आप जरूर ये चीजें आप क्या करें, आप इकट्ठा करें। देखिए, भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः तब कभी नहीं पड़ा। कह रहे जैसा अकाल आपका बंगाल में पड़ा था, भारत में कोई भी ऐसा पुनः आपका अकाल नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी ओडिशा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान, जहां अकाल जैसी समस्या अनेक वर्षों से बनी हुई है, और ऐसी भी सूचना मिलती है कि जहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। हाल ही के कुछ वर्षों में
राजस्थान के बारनार जिले यानी कि झारखंड के पालमू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। कह रहे देखिए आज भी हम लोग वर्ल्ड में, बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोग वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा में पूरे विश्व में हम नंबर 1 हैं। हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि अगर 5 साल तक भी कुछ ना उगाया जाए ना, हम पूरे देश को खाना खिला सकते हैं इसी रेट पर। क्लियर है? पता है तुम्हें? लेकिन आप देखेंगे हमारे सामाजिक जो आपका तंत्र है और जो हमारी प्रशासनिक आपकी चीजें हैं, उनकी पहुंच ना होना, ये सब वो एग्जाम्पल दिखाते कि आज भी हमारे देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। बड़ा दयनीय स्थिति को दिखाता है कि हम लोग डेवलपमेंट है कि और आपका बढ़ रहे हैं, विकासशील देश हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे देश और ऐसे राज्य जहां आपके भूखमरी के लोगों की हमें सूचना प्राप्त होती। बड़ी दयनीय स्थिति है, जबकि हम फूड सिक्योरिटी में वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। क्लियर है? अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। क्या हो सके? कि उपलब्धता को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। क्या कर सकें भैया? कि जो हमारी खाद्य सुरक्षा हम लोग उसको सुनिश्चित कर सकें। अगर ऐसा हो तो हम लोग मान लें। क्लियर है? तो देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय परीक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन के लिए भी पढ़िए, क्योंकि जब आप इसको व्यवहारिक रूप से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है व्यवहारिक रूप आपके हमेशा याद रहता है। किसी का बिहेवियर की कोई एक्टिविटी, कोई सुनी हुई सूचना, जानकारी, तो वो हमेशा आपको परीक्षा में याद रहेगी। क्लियर है? तो अगर यहाँ तक कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आई है तो आप बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना जो प्रश्न है वो आप बच्चों हमसे क्या कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर हम लोग गरीबी की बात करें तो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी गरीब है, और जैसे जैसे हमारा देश आपका विकसित हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, जीडीपी हमारी जिस तरह बढ़ रही है, नई नई आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी तरह जो गरीबी के जो आपके पैमाने हैं वो भी आपके व्यापक रूप से बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, अगर हम किसी को 2 वक्त का खाना खिला पाए, या कोई व्यक्ति ऐसा कि जो 2 वक्त का खाना खा रहा है, तो हम उसको गरीब नहीं मानते थे। लेकिन आज के समय में गरीबी की परिभाषा बदली है। मान लीजिए अगर आपके पास स्वच्छ जल नहीं है, स्वच्छ वातावरण नहीं है, बिजली की उपलब्धता नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास पक्का मकान नहीं है, और आप अगर आपके साथ जो समानता का व्यवहार नहीं है, तो भी आप गरीब हैं। अब गरीबी की जो परिभाषा है वो बदल रही है। ये हम उस समय की कहानी पढ़ रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय गरीबी थी, और आज भी आप देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक, अगर मैं गरीबों की संख्या की बात करूं तो विश्व में सबसे अधिक गरीब आज भी कहां मिलते हैं आपको देखने के लिए? तो आप कहेंगे सर भारत में। कहां मिलते हैं? भारत में। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा के रूप में आज भी गरीब कहां है? भारत में आपके बरकरार हैं। भारत में आज भी क्या है, ऐसे बने हुए हैं। ये आपको क्या है बच्चों, पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आज का जो चैप्टर है आपने पढ़ा है, कुछ नया अब आपको सीखने का मौका मिला होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होगी, नई नई जानकारी आपको मिल रही है। चैप्टर को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, पूरा मन लगाकर पढ़िए और चीजों को जानिए और उनको सीखिए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे प्यारे बच्चे इस चैप्टर को घर जाकर आपका एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे। आपका पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है, हम लोग लेंगे उसको कल। आज के लिए यहीं विराम करते हैं अपनी क्लास को। मिलते हैं कल। आपका मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।